नमस्कार। जैसा कि आप अभी तक जो भी बेसिक अकाउंटिंग में आपने वीडियो ट्यूटोरियल देखा है, उसमें आपको ट्रांजैक्शन से लेकर और कैसे फाइनल अकाउंट तक हम फाइनल अकाउंट को बनाते हैं उसके बारे में आपने सीखा। इस तमाम लगभग 12 या 13 वीडियो के अंदर आपने पूरा बेसिक अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है, जो नियम है, और इसमें जर्नल क्या होता है, ये कैसे बनता है, लेजर क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके अलावा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये इन सभी बातों को हमने पूरा विस्तार पूर्वक और बेहतर तरीके से आपके सामने मैंने रखा। उसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन जो जिस पे हमारा पूरी तरह से बैलेंस शीट हमारा काम करता है, उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा किया। उसके जो संभावित रूल है उसके बारे में भी बताया और आपको लाइव भी दिखाया कि उसको कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन आपको हरदम बैलेंस शीट को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पूरा परिचय दिया कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है। और अब जो हम लोग आज से भी पढ़ने वाले हैं वो टैली के बारे में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। शुरू से हम टैली से शुरुआत करेंगे और उसमें सारी चीजें हम टैली के अंदर पढ़ेंगे। और आशा है कि आप इस वीडियो को देख के काफी अच्छा लगेगा और आप इसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए इसका प्रयोग करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और उसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है। इन निम्न बातों का हम चर्चा करेंगे इसमें। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर बात करें तो पहले अगर हम देखें तो मैनुअल अकाउंटिंग के थ्रू हमारी जितने भी बुक्स के अंदर एंट्रियां होती थी, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लें और उसको हम बुक्स के अंदर हम लेखा करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा पर्सन्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था, तब जाके लेखा होता था। और जब हमारा बिजनेस बड़ा होता था तो उस समय और परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और ज़्यादा समय टाइम टेकिंग था। कोई भी व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते थे कि उसके को कितना देना है या लेना है, या किसी खास अकाउंट के बारे में अगर पता करना हो या कोई रिपोर्टिंग करना हो, तो उस समय मैनुअल अकाउंटिंग में ये संभव नहीं था, उसके लिए ज़्यादा समय लगता था। यानी वहाँ पर रिकॉर्डिंग से लेकर आप किसी भी खाते के बारे में, किसी भी अकाउंट के बारे में आसानी से पता नहीं कर सकते थे, तुरंत उसमें पता नहीं हो सकता था। और साथ ही साथ उसमें अशुद्धियों की ज़्यादा संभावना होती थी, एक्यूरेसी कम थी, और जिस हिसाब से हमको उसका रिजल्ट चाहिए, मान लीजिए हमको बैलेंस शीट अगर देखना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है या किसी खाते का खास बैलेंस देखना है, तो जिस स्पीड से हमें चाहिए उस स्पीड से वह रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाता था। उसके लिए हमें ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ता था, तब जाके हम रिपोर्टिंग या जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वह रिज़ल्ट हमें मिल पाता था। लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करें तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मैनुअल से ट्रांसफ़र होके एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गया, जहाँ पे हम एक से अधिक ट्रांजैक्शन, बल्क में ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आज बिजनेस की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, मतलब बिजनेस को चलाना, उसे ऑपरेट करना और उससे ज़्यादा उसके ट्रांजैक्शन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो इन सभी मुख्य आवश्यकताओं को जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो हैंडल कर रहा है। मतलब बल्क में आप ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं, उसे जब चाहें उनसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किसी भी खाते का बैलेंस या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो कंप्यूटराइज
अकाउंटिंग के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और बिजनेस में होने वाली सभी तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें जिस तरह के क्वेरी हमें करना है या जिस तरह के हमको नीड है उस तरह के ये रिपोर्टिंग को हमको दे सकता है। यानी हम जिस तरह के हमको जवाब चाहिए वह हम वहाँ से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर से हम ले सकते हैं। जैसे हमें किसी लेजर्स का अगर रिपोर्ट चाहिए तो हमें तुरंत मिल सकता है, या हमें बैलेंस शीट देखना है तो वो तुरंत देख सकते हैं। ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है, यानी ये फुली कंप्यूटराइज बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और ये कंप्यूटर के स्टोरेज मीडियम के अंदर ही स्टोर होता है और इसको कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। साथ ही साथ ये इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है और जितना क्रिटिकल ट्रांजैक्शन हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बल्क में ट्रांजैक्शन हो, उसमें आसानी से एंट्री आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। यानी जो सॉफ्टवेयर हम अकाउंटिंग संबंधित कार्यों के लिए यूज करते हैं वह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्या होता है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग है जिसमें सभी डेटा कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें बल्क में सौदों की एंट्री कर सकते हैं, जिसमें सिक्योरिटी एक्यूरेसी रिपोर्टिंग तुरंत कर सकते हैं। तो ये सारा फ़ायदा होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या हैं वो उसके बारे में चर्चा कर लें। तो पहला है कि ये सिंपल और इंटीग्रेट है, मतलब ये जितने भी बिजनेस से संबंधित एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे सेल्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, इन्वेंट्री यानी जो वस्तुओं का आप व्यापार करते हैं उनसे रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, यानी जो भी आप एक्टिविटीज़ अपने बिजनेस के अंदर करते हैं उन सभी तरह के एक्टिविटीज़ को हैंडल आपका ये कंप्यूटराइज बेस्ड सॉफ्टवेयर करता है। यानी इनमें से किसी तरह के कार्यों को और उनसे संबंधित एंट्री आप अपने अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। और जैसे ही इस ट्रांजैक्शन की आप एंट्री कर देते हैं तो जो जिस संबंधित मतलब उस ट्रांजैक्शन से संबंधित जो भी खाते या जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती हैं। यानी आपको अलग से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल उस ट्रांजैक्शन की एंट्री उसके संबंधित एंट्री जो होती है वो अकाउंट में करनी होती है। बाकी सारे जो भी खाते होते हैं प्रभावित होने वाले खाते वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसमें एक्यूरेसी होती है, मतलब इसमें कहीं से भी अशुद्धि होने की संभावना नहीं है। जैसे ही एंट्री करेंगे तुरंत उसका जो भी ट्रांजैक्शन का एंट्री होगा तुरंत उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा उसे ऑटोमेटिक वो जनरेट कर लेगा। और इसमें स्केलेबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी मतलब कि वो फ्लैक्सिबल होता है। जैसे ही एंट्री करेंगे संबंधित जो बिजनेस से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो अमाउंट्स हैं वो तुरंत चेंज हो जाएंगे, उसको अलग से चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप रिपोर्टिंग तुरंत कर सकते हैं। अगर बैलेंस शीट निकालना है या संबंधित लेजर को निकालना है तो इसके लिए वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है, आप उसको तुरंत आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी ज़्यादा रहता है और चूँकि आपको सारे रिपोर्ट जितने भी होते हैं वो तुरंत आपको मिल जाते हैं, रियल टाइम में मिल जाते हैं, तो आपको रिपोर्टिंग करना भी आसान रहता है। MIS रिपोर्ट मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जिस तरह से या जिस लेवल से आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, चाहे लेजर से संबंधित आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं या उससे हाई लेवल की रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। और रिलायबिलिटी होती है, मतलब इसमें एक्यूरेसी होती है और गलतियों की संभावना कम होती है। तो इसलिए कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बेहतर माने जाते हैं मैनुअल अकाउंटिंग के बनस्पत। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं एक टैली
और दूसरा यूज करते हैं हम बीजी। और अगर हम टैली के बारे में बात करें कि टैली का जो ब्रीफ जो हिस्ट्री है उसके बारे में अगर बात कर लें तो टैली 1986 में ये पेट्रोनिक्स नाम की एक कंपनी थी जिसके फाउंडर थे श्याम गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका, और इन्हीं के द्वारा कंपनी का न्यू रखा गया था। और मेनली जो ये कंपनी थी पेट्रोनिक्स, वह मेनली क्या करती थी कि जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स, और उससे संबंधित जो भी मशीनरी पार्ट थे वो भारत के साउथर्न और ईस्ट पार्ट में ये लोग सप्लाई करते थे। यानी इनका बहुत बड़ा बिजनेस था। चूँकि बिजनेस बड़ा था इसीलिए मैनुअल अकाउंट को मेंटेन कर पाना संभव था, तो इनको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी जो इनके बिजनेस की ज़रूरतों को, यानी जो ये काम करते हैं मशीनरी पार्ट का सप्लाई करते हैं और जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं अलग अलग जगहों पे भारत के अंदर, तो कितना किस ग्राहक को माल दिया, कितना बकाया है, ये सब जानने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी ताकि वो आसानी से पता कर सकें, उन्हें मैनुअल अकाउंटिंग पे निर्भर न रहना पड़े। तो इसके लिए जो श्याम गोयनका थे वो भरत गोयनका अपने बेटे से बोले कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कराओ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो भरत गोयनका चूँकि मैथ में ग्रेजुएट थे तो उन्होंने एक टीम बनाकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो डॉस पर चलता था। मतलब जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता था 1986 के आसपास वो डॉस आता था, तो उस समय डॉस के अंदर ये चलता था और ये पहला वर्जन जो लॉन्च हुआ था वो वर्जन 4.5 था। और ये जितने भी बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित ज़रूरत थी उसे ये आसानी से पूरा कर सकता था। मतलब पहला जो सॉफ्टवेयर जो लॉन्च हुआ था वो डॉस बेस्ड था और उसका वर्जन 4.5 था। इसके बाद कंपनी ने देखा कि अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर अभी कोई मार्केट में नहीं है, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जितने भी ऑडिटर थे, अकाउंटेंट थे, या जो भी अपना अकाउंट मेंटेन करते थे वो मैनुअली अकाउंट मेंटेन करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए वर्क करना पड़ता था, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मैन फोर्स लगता था। तो इससे बचने के लिए जब ये देखा कि भाई तो बहुत बड़ा मार्केट में गैप है और ये सॉफ्टवेयर हमारे अगर हम लोग इसको मार्केट में लॉन्च करें तो ये अच्छा खासा हमारे लिए लाभ दे सकता है, तो इन्होंने इसको अपने लिए बनाया और 4.5 को इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया। और मार्केट में लॉन्च करते ही जब लोगों ने देखा कि तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जा रहा है। जैसे ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैलेंस शीट अपडेट हो जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपडेट हो जा रहा है। तो बड़ा लोगों को आश्चर्य लगा कि ये चीज़ें तो अपने आप हो जा रही हैं जैसे ही हम ट्रांजेक्शन की एंट्री हम अपने इस सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। तो ये बहुत लोगों को अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा ये मार्केट में इसका प्रचलन बढ़ा। और बाद में कंपनी ने जो पहले ये मशीनरी पार्ट्स का व्यवसाय करती थी, बाद में इसने व्यवसाय सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिया, अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप शुरू कर दिया। और बाद में पेट्रोनिक्स ने अपना नाम चेंज करके टैली सॉल्यूशन रख लिया 1999 में। और तब से आज तक ये कंपनी अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है और अच्छा खासा इसका नाम है। ये अभी बेंगलोर में स्थित कंपनी है जिसके क्लाइंट 100 से अधिक देशों में है। मतलब टैली का अगर यूज की बात करें तो 100 से अधिक देश यूज करते हैं और इसके कस्टमर 15 मिलियन से ऊपर हैं। तो इस तरह से ये टैली के बारे में संक्षिप्त इतिहास हो गया। अगर टैली के वर्जन के बारे में बात करें, वर्जन वो होता है कि जो 1 by 1 जो फीचर्स होते हैं वो आने वाले वर्जन में अपडेट होते जाते हैं। तो पहला जो वर्जन था मैंने आपको बताया ही था 4.5 था, जिसमें आप लेजर की एंट्री कर सकते थे और फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह देख सकते थे। 5.0 जब आया तो ये
ये विंडोज बेस हो गया। जो 4.5 था वो डॉस बेस था, 5.0 विंडोज बेस हो गया। और इसमें इन्वेंट्री मॉड्यूल को भी लॉन्च किया गया। मतलब जो 4.5 था उसमें आप वस्तुओं का हिसाब किताब का लेखा, मतलब क्या स्टॉक में कितने वस्तुएं कितनी मात्रा में कितने क्वांटिटी में बचे हुए हैं, वो आप मतलब इसमें एंट्री नहीं कर सकते थे, उसका रिकॉर्ड नहीं देख सकते थे 4.5 में। जबकि 5.0 में इनवॉइसिंग को लॉन्च किया गया, इन्वेंट्री को लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ ये बहुत ही मतलब सहूलियत हो गया, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ अब इन्वेंट्री को भी आप मैनेज कर सकते थे। उसके बाद 5.4 आया और इसमें डेटा फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, डेटा को इंपोर्ट करने के लिए इसमें फैसिलिटी बढ़ गई। उसके बाद टैली 6.3 आया और ये 6.3 आने का मतलब है कि ये बहुत सारे डेटा फॉर्मेट पर आप डेटा को ईमेल भी कर सकते थे, अपलोड भी कर सकते थे। तो ये सारी फीचर्स आपके 6.3 में आया। और बाद में 7.2 के अंदर ये इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन लेके आया। मतलब इसमें आप मतलब टैक्सेशन का भी लेखा आप 7.2 में कर सकते थे, वैट का, टीडीएस का, टीसीएस का, सर्विस टैक्स का, ये बहुत सारा फीचर्स इसमें इंक्लूड हो गया 7.2 में। बाद में कंपनी ने टैली 8.1 लॉन्च किया, जिसमें मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में आया। मतलब ये मतलब एक से अधिक लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। और फिलहाल 8.1 में 10 लैंग्वेज को सपोर्ट करता था ये वर्जन। 9.0 की बात करें तो इसमें 30 लैंग्वेज बढ़ गए और इसमें पेरोल को लॉन्च किया गया, पॉइंट ऑफ सेल आया। तो ये तमाम तरह के फीचर्स इसमें इंक्लूड हुए। और टैली ईआरपी अंत में जो लास्ट वर्जन आया टैली ईआरपी 9, तो ये ईआरपी मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब एक इंटरप्राइजेज की, मतलब एक उद्यम की, एक कंपनी की जो भी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे उसका पेरोल हो, या उसका ऑडिटिंग हो, या उसका टैक्सेशन हो, जो एक कंपनी के अंदर जो काम होते हैं एक इंटरप्राइजेज के अंदर, वो मल्टीपल काम को आप टैली के माध्यम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप टैली के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए इस वर्जन का नाम टैली ईआरपी 9 रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिमोट एक्सेस और डेटा सिक्योरिटी की बहुत बड़ी इसमें फैसिलिटी इसमें लॉन्च किया गया। और आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते थे .NET यूजर के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग बेस्ड बीजी, वह उसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर बीजी की बात करें तो ये जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, और जैसे टैली के अंदर जो फीचर्स हैं उसे ही मिलता जुलता आपका बीजी का भी है। इसमें भी आप इनवॉइसिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन के से संबंधित सारे एंट्रीज आप इसमें भी कर सकते हैं। और ये भी टैली के समकक्ष नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे ये सॉफ्टवेयर अभी भी मार्केट में रन कर रहा है। आज तक इसका भी लोग यूज करते आ रहे हैं। अगर टैली की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, सबसे ज़्यादा जो सब जगह यूज हो रहा है वो टैली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक इंटरप्राइजेज की आवश्यकता है। जितने भी आवश्यकता एक इंटरप्राइजेज एक कंपनी की है, वो सारे की सारी आवश्यकताएं टैली पूरा करता है। इसीलिए मल्टी मतलब बहुत सारी जगहों पर टैली का ही यूज होता है। अगर टैली के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये टैली 2 तरह के सॉफ्टवेयर अपना बनाता है। एक टैली सिल्वर के नाम से आता है जो सिंगल यूजर है, और एक टैली गोल्ड के नाम से आता है जो मल्टी यूजर है। टैली सिल्वर में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और इसका प्राइसिंग लेवल 18 से 20 हज़ार रुपया होता है। टैली गोल्ड में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं और ये इसीलिए इसका नाम मल्टी यूजर है। और इसका जो प्राइसिंग होता है वो 50 हज़ार से शुरू होता है। अगर बीजी की बात करें तो इसके 3 तरह के स्टैंडर्ड आते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइजेज। बेसिक जो होता है माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, जबकि स्टैंडर्ड
और इंटरप्राइजेज स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए होता है। बेसिक की प्राइसिंग की बात करें तो 7,000 से स्टार्टिंग होती है, स्टैंडर्ड की 12,000 से, इंटरप्राइजेज की 18,000 से। टैली के अदर प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में ज़्यादा यूज होते हैं, टैली सर्वर और टैली डेवलपर। ये भी यूज होता है, जो एक सर्वर पे इंस्टॉल करके हम टैली को मैनेज कर सकते हैं। डेवलपर जो अपने तरह से हम जिस तरह से हम कस्टमाइज करना चाहें उस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कि अगर टैली को अगर अपने कंप्यूटर पे हमें इंस्टॉल करना है, टैली को अगर हमें कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है तो क्या क्या मतलब आपके कंप्यूटर में होना चाहिए टैली को इंस्टॉल करने से पहले। कम से कम आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होना चाहिए वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए और ड्यूअल कोर का होना चाहिए। इससे एबव आप i3 i5 है तो और बेहतर है। रैम कम से कम आपका मतलब रिकमेंडेड है कि 4 GB कम से कम होना चाहिए। हार्ड डिस्क में कम से कम 150 MB का आपका जगह होना चाहिए। जो आपका डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है वह 1024x768 या इससे हायर होना चाहिए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कम से कम 64 बिट का XP या इससे एबव का कोई भी वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आप पूरा करते हैं तो आप टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल अगर टैली के सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है, और टैली क्यों यूज करेंगे ये भी बताया है। और आज अब बात करते हैं कि टैली को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। टैली को इंस्टॉल करने के लिए आप इसके साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 82 या 83 MB का इसका सेटअप फाइल है जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। इस लिंक को अपने वेब ब्राउज़र में डालकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप सिस्टम में चलाएंगे तो ये एजुकेशनल वर्जन होगा, मतलब इसके लिमिटेड फीचर काम करेंगे। अगर आप इसके पूरे फीचर का अगर यूज करते हैं तो इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे वो लाइसेंस आप टैली सिल्वर के नाम से लें या टैली गोल्ड के नाम से लें। यानी मिनिमम टैली सिल्वर का लाइसेंस आपको कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिनिमम फीचर से अगर इस सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो मिनिमम फीचर यूज करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए लिंक से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड कर देंगे एक सेटअप फाइल इस तरह से एक डाउनलोड हो जाएगी। इसको डबल क्लिक करेंगे। इसका सेटअप रन करने से पहले आपका जो यूजर होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। आप जब उस सेटअप को रन करेंगे तो जब हम सेटअप के फाइल पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस समय जो पहला मतलब डायलॉग बॉक्स आता है, जो विंडोज आपके सामने खुलता है, वह दिखाता है कि आपका जो टैली का जो प्रोग्राम्स फाइल है, मतलब जो सेटअप फाइल है, वो कहाँ पर इंस्टॉल होगी, कहाँ पर स्टोर होगा। यह इंस्टॉलेशन फोल्डर का जो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें उसका पाथ शो करता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि यह जो फाइल है वो प्रोग्राम फाइल के फोल्डर के अंदर ये स्टोर होगा और वहीं पे उसी ड्राइव के अंदर स्टोर होगा जहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रखी गई है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चेक लेटेस्ट होता है। अगर आप टैली के नए वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो आपकी सेटअप फाइल ऑफलाइन फाइल है, उसके अलावा आप कोई चाहते हैं कि कोई लेटेस्ट फाइल अगर टैली का सेटअप फाइल है तो उससे इंस्टॉल करें, तो आप इंटरनेट से जोड़ के चेक लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे, अगर टैली का नया वर्जन अगर टैली के वेबसाइट पे मौजूद है तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक एडवांस का कमांड टैब होता है, उस पर आप क्लिक करके आप जो डाटा डायरेक्टरी होती है, जो कंट्री सिलेक्शन होता है या स्टार्टअप लैंग्वेज होता है, उसको चेंज कर सकते हैं। डाटा डायरेक्टरी क्या होता है? जो भी आप अपने बिजनेस से संबंधित जो भी आप डेटा स्टोर रखते हो वह डेटा फोल्डर के अंदर जाके स्टोर होता है। मतलब जो भी अपना हिसाब किताब टैली के अंदर रखते हो वो सारा हिसाब किताब डाटा फोल्डर के अंदर रहता है। और डाटा फोल्डर डिफ़ॉल्ट में जो यूजर फोल्डर होता है उसके अंदर पब्लिक जो फोल्डर होता है उसमें एक टैली ERP का नाम से फोल्डर बनता है और डेटा फोल्डर उसी में क्रिएट होता है। और जितना भी आपका हिसाब किताब का जो
फाइल होता है, जो आप इससे कंपनी से संबंधित जो लेन देन होता है, इसी डेटा फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। इसकी हम आगे भी बात करेंगे कि डेटा फोल्डर में असल में क्या होता है। फिलहाल डेटा फोल्डर में जितने भी हम अपने बिजनेस रिलेटेड जो हिसाब किताब लेन देन जो भी हम बनाते हैं या सेव करते हैं, वो डेटा फोल्डर के अंदर आके सेव होता है। उसका अगर पाथ चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्शन भी इसमें होता है, ताकि आप दूसरे कंट्रीज या मल्टी कंट्रीज में इसका यूज होता है, मतलब 100 से अधिक देश में इसका यूज होता है। तो अगर वहाँ से चेंज करना चाहें या स्टार्टअप लैंग्वेज अगर चेंज करना है, तो ये सारा चीज़ एडवांस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। स्टार्टअप लैंग्वेज हमारा इंग्लिश होना चाहिए। इसके बाद हम जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो सेटअप हमारा रन करना शुरू कर देता है। तो ये सेटअप जब रन करेगा तो इस तरीके से आएगा। जैसे ही सेटअप पूरा रन कर लेगा तो डन का मैसेज देगा। तो जब डन का मैसेज देगा तो आप डन के मैसेज के बाद इसको जैसे ही डन पर क्लिक करेंगे तो टैली ऑटोमेटिक ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं, चूँकि ये लाइसेंसेड वर्जन नहीं है तो वहाँ पर ऊपर दे रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो अगर आप लाइसेंस लिए हुए हैं तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आप का सिस्टम फॉर्मेट हो गया है और पहले से लाइसेंस लिए हुए हैं तो दोबारा उसे रीएक्टिवेट करने के लिए आप रीएक्टिवेट योर लाइसेंस एग्जिस्टिंग लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर रिमोटली अगर आप टैली का यूज करना चाहते हैं, मतलब किसी दूसरे लोकेशन से आप दूसरे लोकेशन पे हैं, आपका टैली कहीं दूसरी जगह पे इंस्टॉल है, तो आप रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपके पास .NET यूज़र होना चाहिए और आप लॉगिन एज ए रिमोट टैली.net यूज़र पर क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से चूँकि आप ना लाइसेंस लिए हैं और ना ही आपके पास पुराना कोई लाइसेंस है, तो आप इसे लिमिटेड फीचर में आप इस टैली को अपने कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट वर्क इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करके आप इसका यूज कर सकते हैं, या जो इसका शॉर्टकट जो कि रेड कलर में दिया है W के साथ अंडरलाइन, यानी अल्ट के साथ W दबा के आप यूज कर सकते हैं। मतलब जो इसका शॉर्टकट की है, अगर सिंगल अंडरलाइन है, शॉर्टकट की जो भी होता है किसी भी फीचर किसी भी ऑप्शन का, तो वो रेड या अन्य कलर में शो करता है उसके जस्ट उसके पहले। तो अगर सिंगल अंडरलाइन में शो कर रहा है तो उस की को जो कैरेक्टर है उसको अल्ट के साथ यूज कर सकते हैं, जबकि अगर डबल है तो कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टैली को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे और एजुकेशनल मोड में उसका लिमिटेड जो फीचर है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है, टैली और बीजी अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर में आते हैं, इनका जो हिस्ट्री था, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसको आपने ज़रूर इसको मतलब देखा होगा और इससे लाभान्वित आप ज़रूर होंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियो एजुकेशनल को देखने के लिए, नए वीडियो लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए, ताकि आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पर या ट्विटर पे आप लाइक भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन होता है, आपको तुरंत का तुरंत आपको